बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ग्रांट कर रहे हैं IS-20 है बेटा। कल हम जहाँ स्टॉप करके गए थे लास्ट लेक्चर में, उससे आगे बात को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट IS-20 हम पढ़ रहे हैं। हर स्टैंडर्ड का अपना स्कोप होता है। हर स्टैंडर्ड का अपना स्कोप मीन कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। बस यहाँ रुक जाए। ये उस गवर्नमेंट असिस्टेंस को एड्रेस नहीं करते जिसको कोई फाइनेंशियल वैल्यू असाइन ना हो सके। मसलन मैंने कोई कॉलेज ओपन करना था, मैं HEC चला गया। HEC वालों से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। HEC आपको पता है हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर होता है। उन्होंने मुझे कुछ वर्बल एडवाइस की। क्या की? वर्बल एडवाइस की। मैंने उस एडवाइस को फॉलो किया और एडवाइस फॉलो करके मुझे वाकई ही उनकी एडवाइस को फॉलो करने पर फ़ायदा हुआ। तो क्या उन्होंने मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया? जी दिया। उनकी एडवाइस ने फाइनेंशियल बेनिफिट दिया, लेकिन उस एडवाइस को मैं फाइनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट, ये क्या है? दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ मशवरा जिसे कहते हैं, नसीहत जिसे कहते हैं, विच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। तो गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने मुझे असिस्टेंस दी है, लेकिन मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। तो वो वैल्यू असाइन ना होने की वजह से इस तरह का मशवरा, इस तरह की एडवाइस गवर्नमेंट ग्रांट में फॉल नहीं करती। इलेक्शन का ज़माना आ रहा है तो कौमी असम्बली में नई कुर्सियां भी लगेंगी, क्योंकि पुरानी तो इन्होंने आपस में लड़ के तोड़ दी है। लेट्स से कि मेरा फर्नीचर का बिज़नेस है और काकड़ साहब ने कौमी असम्बली की नई चेयर्स का ऑर्डर मुझे दे दिया। मैंने चेयर्स मैन्युफैक्चर की और कौमी असम्बली में सप्लाई कर दी। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से पैसे मिले, क्योंकि गवर्नमेंट मेरा डेटर बन गई। भाई गवर्नमेंट मेरा डेटर बन गई, मुझे पैसा आया तो अबू बकर कहने लगा यार अंसारी जूस ही पिला दे। मैंने कहा क्यों? कहता तुझे गवर्नमेंट ग्रांट आई है। मैंने कहा वो किधर है? कहता ये गवर्नमेंट का ही तो चेक है, ये देखो काकड़ साहब के साइन हुए हैं। तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब गवर्नमेंट का चेक तो है लेकिन ये कोई ग्रांट नहीं है, ये मेरी वो रातों की मेहनत है जब मैं खुद बैठ कर कील ठोक कर कुर्सियाँ बना रहा था ताकि इन्हें कोई कील चुभे और ये इंसान बने। ठीक है, आगे चले। एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द। तो ऊपर मुझे मशवरा मिला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नीचे मैंने गुड्स बेची हैं, उसके पैसे तो मिले हैं, लेकिन ये पैसे थ्रू नॉर्मल कोर्स या ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के हैं। हर गवर्नमेंट से आने वाला चेक जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट। ओके हो गया। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन? गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस by government in the form of transfer of resources to and in return for past or future compliance with certain conditions relating to the। कभी past से related होता है और कभी future से related होता है। past से related ग्रांट मिली तो immediately इनकम बना लूँगा। फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन अभी प्रिवेल हो रही हैं, उन्हें फुलफिल करना है, तो फिर क्या करूँगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकम बनाऊँगा। 4 ट्रीटमेंट्स हमारे पास है। पॉइंट ये याद रखिएगा, इधर जितना 3 और आज चौथा लेक्चर है, हमें गवर्नमेंट से क्या आ रहा है? कभी कैश कभी बैंक। इसको कहते हैं मॉनिटरी ग्रांट। क्या कहते हैं? अगर काकड़ साहब गुजर रहे हो, मोहसिन नकवी गुजर रहे हो और गुजरते गुजरते गए अंसारी ये पंजाब यूनिवर्सिटी तेरी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी तेरी। मैंने कहा किस मद में? कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट है, जा ऐश कर ले, जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है। अब अंसारी साहब ग्राउंड में चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे और बिल्डिंग्स को और ग्राउंड्स को देख देख कर
खुश हो रहे होंगे। क्या काकर साहब ने मुझे कैश दिया? क्या मोहसिन नकवी साहब ने मुझे चेक दिया? नहीं, इन्होंने मुझे ग्रांट दी है नॉन मॉनिटरी एसेट की शक्ल में। ये मॉनिटरी एसेट क्या होती हैं, नॉन मॉनिटरी एसेट्स क्या होती हैं, ये आपको सिखाऊंगा IS 21 FR2 में या IFRS 9 FAR2 में। अभी ये याद रखें, जो आइटम फिक्स अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाए वो मॉनिटरी आइटम है और बाकी सारी नॉन मॉनिटरी आइटम है। आपके लेवल पे अभी इतना समझे, FR1 पे कैश बैंक ये मॉनिटरी आइटम है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन अभी इतना लिखें। ग्रांट कभी मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी, कभी नॉन मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी। क्या कहा? ग्रांट कभी मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी और कभी बोले नॉन मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी। ग्रांट कभी बोले मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी और कभी नॉन मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी। ग्रांट कभी मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी और कभी नॉन मॉनिटरी शक्ल में मिलेगी। मॉनिटरी शक्ल लिखें, कैश एंड बैंक। मॉनिटरी ग्रांट, कैश एंड बैंक। नॉन मॉनिटरी शक्ल क्या होगी? लैंड बिल्डिंग वगैरह। आगे हैं जी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कब ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं? बता चुका हूं, जब रीजनेबल अश्योरेंस हो कि हम कंडीशंस कंप्लाई करेंगे एंड रीजनेबल अश्योरेंस है गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करेगी। ठीक है, तो फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कब रिकॉर्ड करूं? गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद any conditions attaching to the grant and the grant will be received. Alternative names किसके? गवर्नमेंट ग्रांट के। पढ़ें जी, सब्सिडीज, सबवेंशंस, प्रीमियम, ये किसके निकनेम है? गवर्नमेंट ग्रांट के। आगे, रूल्स फॉर रिकॉग्निशन। Neither type should be credited directly to शेयर इंटरेस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कोई बच्चा मुझे इसका मतलब बता सकता हो? सिखा चुका हूं, इनडायरेक्टली सिखा चुका हूं। इसका मतलब होता है OCI में कभी नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा? OCI में कभी नहीं जाएगा। क्लियर होगा आपको ये कब? जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिखाऊंगा। अभी OCI पूरा क्लियर नहीं है, मुझे खुद पता है, मैंने पूरा बताया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ ये बताया पैड के बाद जो आइटम आए वो OCI है। OCI का अगला जो सफ़र होना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के थ्रू जाकर इसने बैलेंस शीट में पार्क होना है, वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया। तो बुक पे लिख लीजिए, OCI में नहीं जाएगा। बुक पे लिखें, बुक नहीं है। और बीबियों क्या कर रही हो, क्यों अपना नुकसान कर रही हो मुस्तकबिल का? OCI में नहीं जाएगा बेटा। अब क्या कह रहा है? ईच टाइप मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी PNL में जाएगा, GP में जाकर ऐड होगा, कभी OCI में ऐड या लेस नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट OCI आइटम है या PNL आइटम है? PNL आइटम है। आ गया जी इनिशियल मेजरमेंट। कौन सी मेजरमेंट? इनिशियल मेजरमेंट। और इनिशियल मेजरमेंट मैंने आपको सिखा दिया, रिलेटेड टू इनकम भी सिखा दिया, रिलेटेड टू एसेट भी सिखा दिया। अब आ जाए जी, क्या है नॉन मॉनिटरी ग्रांट? अ गवर्नमेंट ग्रांट may take the form of a transfer of non-monetary assets such as land or other resources for the use of the usual treatment is to record both grant and non-monetary asset at their fair value. The alternative treatment is to record both asset and grant at a। तो आपकी ज़िंदगी में नॉन मॉनिटरी ग्रांट में दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक फेयर वैल्यू, एक नॉमिनल वैल्यू। एक फेयर वैल्यू और एक नॉमिनल वैल्यू।
अब यहाँ आई कैप की बुक ने बात को पूरा नहीं किया, मैं पहले पूरी बात कर दूं फिर आगे चलता हूँ। काकड़ साहब गुजर रहे थे और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे हवाले कर दी। मैं माल रोड से गुजर रहा था, मोहसिन नकवी साहब ने गवर्नर हाउस मुझे दे दिया, लेकिन कहा 500 रुपये अंसारी दे दे यार, मैंने नान चने खाने हैं। मैंने काकड़ साहब से पंजाब यूनिवर्सिटी कितने पैसे दे कर ली, मेरा केक उल्टे हाथ की दूंगा, फ्री के है ना मेरे 500 के 500 मैंने काकड़ साहब को दे दिए। कमाल हो गया यार, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ। और मोहसिन नकवी साहब को 500, उसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो मोहसिन नकवी साहब से मैंने ली नॉमिनल वैल्यू पे और काकड़ साहब से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉन मॉनिटरी पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नर हाउस, मुझे पता है आपको हसद हो रहा है, शो नहीं हो रहा, लेकिन चेहरे के तासुरात बता रहे हैं यार ये इतना अमीर हो जाएगा। आज हमारा सबसे बड़ा गम ही ये है, दूसरा अमीर क्यों हो रहा है। ये गम नहीं है कि हम अमीर क्यों नहीं हो रहे, ये गम नहीं है हमें। हम वही डाल रहे हैं जो अल्लाह ने हमें दिया है, वही मुर्गी खा रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी है, लेकिन दर्द हमें क्या है, ये क्यों अमीर हो गया। अच्छा, पहले दर्द पैसे का था, अब बच्चों के पढ़ने का दर्द भी हमें आ गया। फैमिली में एक नया डिफरेंस, एक नई चीज़। ओ भाई, जिसके माँ बाप ने मेहनत करके मुशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़े तो अब इस पर भी फैमिली में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये बच्चा क्यों पढ़ गया, मेरा क्यों नहीं पढ़ा। भाई उसकी माँ ने उसकी तरबियत की है, वो पढ़ गया, वो पढ़ गई, तेरी माँ ने तेरी तरबियत नहीं की, तू नहीं पढ़ा। अब इसकी भी कीमत देनी पड़ेगी फैमिलीज़ में। पहले किसकी कीमत देते थे, पैसे की, अब इसकी कंपनसेशन देनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा पढ़ क्यों गया। अच्छा, फिर कुछ नहीं मिलता तो भी बच्चों के करैक्टर पे आ जाते हैं, है ना, तो बच्ची बिगाड़ दी, लाहौर भेज दिया बच्ची को। कमाल हो गया यार, वो दिन रात बेचारी मेहनत कर रही है, अब गांव वाले सारे ये शुरू हो गए, बॉयज़ को भी यही कह रहे हैं, असी किया सी ना बिगड़ जाना, बिगड़ गया। वो बेचारा रातों में पढ़ पढ़ के आंखें सुझा के बैठा हुआ है। जैसे ये देखें मेरी आंखों पे थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं, गलत काम में पड़ गया। अंसारी इन बैड हैबिट्स। तो भाई मेरी तो चलो उम्र गुजर गई, मेरे पे तो ये दाग नहीं लगेगा। मेरे बेचारे पढ़ने वाले बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह को फैमिली का कोई बंदा गांव में मिल जाए तो क्या कहते हैं, मुंडा बिगड़ गया जी, मुंडा बिगड़ गया। अल्लाह हमारे हाल पे अर्ज़ खाए। भाई एक नई कीमत शुरू हुई है। अच्छा, ये पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो गई है। पहले कम से कम पैसे की रोला था, अब ये क्वालिफिकेशंस का भी रोल है। और पढ़ने वाले बाज नहीं आ रहे, पढ़ने वाले ही बाज आ जाओ यार, चलो ख़ानदान को राज़ी करना है तो ना पढ़ो। अब क्या होगा, मोहसिन नकवी साहब को 500 दिए, उसे क्या कहते हैं, तो कह सकता हूँ नॉन मॉनिटरी एस्टेड मिला नॉमिनल अमाउंट पे। अब कितने बच्चे कहते हैं यार अंसारी गवर्नर हाउस की कीमत ही 500 रुपये थी। कोई नहीं कहेगा ना, इसका मतलब जो उसने छोड़ दिया नकवी साहब ने मुझे, वो मेरी गवर्नमेंट ग्रांट। और काकड़ साहब वो तो हैं ही बहुत दरिया दिल, उन्होंने मुझे दे दिया। अब बात को समझते जाना, मोहसिन नकवी साहब से मेरी ट्रांजैक्शन हुई तो कुछ ना कुछ मेरे पास अमाउंट है जिससे मैं लैंड बिल्डिंग को डेबिट कर दूं। कितनी है, 500 है। लेकिन काकड़ साहब इतने दरिया दिल, इतने दरिया दिल, उन्होंने तो मुझसे कुछ लिया ही नहीं। अब जब वो 0 है तो बताओ एंट्री तो पास करनी है, एंट्री तो पास करनी है। लेकिन अंसारी साहब आपको तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। अब स्टैंडर्ड कहता है कभी अगर ऐसा वाकया नुमा हो जाए तो तुम 1-2 रुपए लिखकर अपने काम को आगे बढ़ा लेना। कितने लिख देना, 1-2 रुपए लिखकर आगे बढ़ा लेना। मैंने कहा जी 1-2 रुपए, तो वो कहते हैं 1-2 रुपए इममटीरियल होते हैं, और इममटीरियल अगर इन कर दो तो उसके से बिजनेस के रिकॉर्ड्स की फेयरनेस पर कोई फर्क नहीं आता। फेयर वैल्यू क्या होती है, बचपन से ढूंढते आ रहे हैं। अच्छा, मार्केट वैल्यू होती है, अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पढ़ते हैं फेयर वैल्यू क्या है। भाई साहब यार मौलवी तो क्या करेगा, तो कहीं पे भी उसे भूल के निकल आया करेगा। घर पहुंचेगा तो कहेगा मुन्ने दी अम्मा किसी दे गई है। और वो भी जब होगा जब मुन्ने तंग करेंगे, उससे पहले तो तुझे नहीं वो याद आएगी यार। उनकी याद आई मॉल में रुक जाने के बाद। हैं ये क्या कर रहा है,
जिंगर खोल रहे हैं उनके लिए। मौलाना के मैंने ख्यालात ही बदल देने हैं, अब इनकी घरवाली की इतनी बातें इनसे होनी है क्योंकि इन्होंने मेरी क्लास डिस्टर्ब की है। जिक्र खैर करेंगे सर, जिक्र खैर करेंगे। हाँ, ऐसा टीचर मिलेगा तो बिगड़ोगी भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बिगड़ गए भाई। चलो भाई, अपना है पैर, अपना है तो एक जगह रख ले बीबी। कभी इधर लेके आती है, कभी उधर लेके जाती है, संभाल ले मेरी बीबी। चलो भाई। Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। यहाँ ये आपके हजम हो जाता है कि ठीक है जी, एसेट को बेचेंगे। यार अंसारी पागल हो गया, लाइबिलिटी भी कभी बिकी है, बेचूंगा FAR2 में। अभी तुम क्या बेच रहे हो? एसेट्स। फिर हम क्या बेचेंगे? कहाँ? R2 में लिख लो। लाइबिलिटी अंसारी बेचेंगे R2 में। इस स्लाइडर पीछे पास करते जाए, शहरोज तक पहुंचाना। लेकिन लाइबिलिटी को भी सेल करेंगे R2 में। ये भी मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। ये भी क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। जल्दी कर बेटा। लाइबिलिटी भी क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसको भी बेचा जा सकता है। कहाँ सिखाऊंगा? ब्रैकेट में लिख लें IFRS 9 में। IFRS 9 में। एसेट कितनी तरह के होते हैं? एक नॉन डेप्रिशिएबल और एक डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल को और डेप्रिशिएबल को ओवरहेड्स। ये क्या है? कभी मिलेगी और कभी मिलेगी, ठीक है। अब ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट चल रही है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मिल गया। काकड़ साहब ने लाहौर के बाहर पंजाब की जितनी ज़मीन है वो मुझे ग्रांट कर दी, और क्या कहा? अंसारी इस पे क्या कर ले? कॉलेज ही कॉलेज खोल ले, स्कूल ही स्कूल खोल ले। क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल। ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू PNL as and when the conditions attached are। कहता है जिस दिन कंडीशन पूरी हो अंसारी, तुझे इजाजत है जितनी ग्रांट आई हुई है सारी को क्या बना ले? इनकम बना ले। मैंने कहा जी वो जो बच्चों को सिखाया था, आहिस्ता आहिस्ता, एक बाजू पे गम का इंजेक्शन, दूसरे पे खुशी का इंजेक्शन। तो उन्होंने कहा अंसारी यार ये कौन सी ग्रांट है? ये लैंड से रिलेटेड है, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है। इधर तो गम का इंजेक्शन आना ही नहीं है, सिर्फ खुशी का इंजेक्शन लगना है। सर कब लगना है? अंसारी जिस दिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या मीट कर ले? कंडीशंस मीट कर ले। डेप्रिशिएबल पे वही पुराना रूल है, जैसे जैसे डेप्रिशिएट करूंगा वैसे वैसे इनकम बनाऊंगा। ट्रांसफर द डेफर्ड ग्रांट टू PNL एज इनकम ऑन द एज एसेट इज डेप्रिशिएटेड। लो जी, एक तरफ काकड़ साहब और एक तरफ मोहसिन नकवी साहब, ठीक है जी भाई। जीरो अमाउंट पे किसने दिया मुझे? काकड़ साहब ने। और नॉमिनल अमाउंट पे मोहसिन नकवी साहब में। उधर मुझे क्या मिला है? जेलसी, ये बच्चों के चेहरे पे है। पंजाब यूनिवर्सिटी। और यहाँ क्या मिला है? गवर्नर हाउस। यकीन करो, यकीन करो, चैन आ जाता है, स्वाद आ जाता है ऐसे ख्वाब देख के। लेकिन इतना है बेटा, वही गवर्नर हाउस में ही आ जाए क्योंकि उधर बिरयानी काफ़ी तकसीम होती है, बनती है। और उसके पीछे थोड़ा और पैदल चलेगा लाहौरियों वाले अंदाज से तो दरबार भी उधर ही है, गवर्नर हाउस से करीब ही है। वैसे भी किसी लाहौरिया से पूछे ना भाई दरबार जाना है, तो वो गवर्नर हाउस से क्या कहेगा? नाल ही है। तो तुम जब गवर्नर हाउस में मुझसे मुलाकात कर लो तो उसके बाद तुमने कहाँ जाना है? क्या खाने? अच्छा, दरबार पे भी ना लोगों ने महंगाई की वजह से हल्की चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं। ये ना कहना तुझे कैसे पता चला, ठीक है। पहले आती थी बिरयानी, कोई पता चलता था किसी ने न्याज दिया, अब तो न्याज भी हल्की वाली दी जाती है। यस सर ना,
उस्ताद शागिर्द दोनों का पता है। यस सर। आओ मेरे बच्चों जी, आ जाए भाई। Whenever an entity getting an asset without paying single rupee, then we will assign a minimum value rupee 1 और 5। अब क्या करूँगा, लैंड डेबिट कर दूंगा और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ जरा बात समझ लें, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको समझा दूँ। अब अंसारी साहब के पास तो बुर्ज खलीफा भी है, चलो शंघाई टावर भी है, एफल टावर भी है। अब उसमें जब पंजाब यूनिवर्सिटी 5 रुपए पे आ रही होगी तो जो मेरी बैलेंस शीट के यूजर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे, यार अरबों डॉलर का बुर्ज खलीफा, अरबों डॉलर का शंघाई टावर, ये क्या 5 रुपए की पंजाब यूनिवर्सिटी। मसला पड़ेगा ना, तो फौरन मैं किसे बुला लूंगा, रीवैल्यूअर को, और क्या कहूँगा, भाई साहब ज़रा पंजाब यूनिवर्सिटी को रीवैल्यू कर दो, अपवर्ड जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग डेबिट कर दूंगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब मेरे दोस्तों स्क्रीन पर चीज़ें मैचेबल हो जाएंगी, समझ आ गया। 1 रुपये 5 रुपये थोड़ी देर के लिए रखूंगा, उसके बाद इसको रियल टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए तो पीछे फेयर वैल्यू रीड करवाया है, ताकि तुम्हें पता हो कि जीरो अमाउंट पे अगर कोई ऐसा एसेट मिल गया सर को, नॉन मॉनिटरी एसेट, तो सर उसको रीवैल्यू करवा लेंगे। जी भाई, यार 2 रखा कर ताकि मसला ना पड़े भाई। लो जी, कौन है, नॉमिनल या डेप्रिशिएबल होगा या कितने पैसे दिए मैंने मोहसिन नकवी साहब को, 500। अब जरा समझिएगा, 500 क्या इस गवर्नर हाउस की फेयर वैल्यू है? अब IS 20 कहते हैं अंसारी साहब आपकी मर्जी है, या तो आप बिल्डिंग को डेबिट कर दें जितने पैसे आपने दिए हैं, या फिर आप उसको उसकी फेयर वैल्यू पे करें। अब अगर मैंने कोई एग्जांपल जहन में रख लूं, बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ये नहीं अभी पढ़ना, ये पढ़ना। आए जी, कितने पैसे दिए मैंने मोहसिन नकवी साहब को? 2000। क्या ले लिया उनसे? गवर्नर हाउस ले लिया। तो एसेट क्या कर दूं और कैश क्या कर दूं? ये कैश गवर्नमेंट के खाते में चला गया और नजर आ रहा है गवर्नर हाउस 2000 का थोड़ी है, इसका मतलब इतने कम पैसे दिए तो बाकी जितनी फेवर मिली है वो क्या है, वो ग्रांट है, लेकिन यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। जो दिया है उस पर बुक किया है। वहां गवर्नर हाउस की फेयर वैल्यू 50,000 है, मैंने कितने दिए? तो बाकी क्या है? वो डेफर्ड ग्रांट है। अब अगर नॉन डेप्रिशिएबल के लिए है तो जब कंडीशन पूरी हो 48,000 को उठाओ और इनकम बना दो। क्यों? गम का इंजेक्शन आना ही नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल है। हाँ अगर डेप्रिशिएबल है तो क्या करो, जैसे जैसे गवर्नर हाउस डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट को इनकम बना दो। भाई MCQ में आ सकता है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ध्यान से बेटा, चलो बात तो मैंने आना नहीं है, करो जी सॉल्व, जल्दी से कर दें सॉल्व। बबलू को क्या मिली है? अरे बबलू को क्या मिल गई? हाँ मल्टी स्टोरी। अच्छा हुरैरा को जब मिलेगी ये भी यही कहेगा, बड़ी लंबी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिली है मुझे। ठीक है, अगर चौड़ी भी थोड़ी हुई तो वारे नियारे हो जाएंगे इसके। भाई साहब चौड़ी ले ली, लंबा तो तू है। भाई साहब बिल्डिंग की बात हो रही है यार, आप ज़हन ही इनके खराब हो गए यार। इंशाल्लाह मेरे साथ रहोगे, ख़राब नहीं होंगे। हाँ इस तरह की बातें होती रहेंगी, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल। अच्छा कुछ तो ख्याल होना चाहिए ना, ताकि पढ़ाई में दिल लगा रहे। बात तो सही है बेटा, तेरा घोंसला भी सही है यार, कसम से। काट दिया, लेकिन तुम्हें बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं, आप रखा करें। घर वालों को जब वो आएगी खुद ही समझा देगी, कर ले जितना बर्दाश्त करना है घर वालों को भी।
चल यार कर ले तंज बेटा, कभी हम भी इस तरह हुआ करते थे। तुम्हें याद हो के ना याद हो। हीरो की आज क्लास है? बीमार है हीरो, कल मेरी बात हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार है, बोला भी नहीं जा रहा था उस बेचारे से। वो पिछले है, उनके फंक्शन था फैमिली में, पिछली है वो, कल परसों की नहीं है, बीमार है। झूठ नहीं बोलता वो बंदा, बीमार है, एक जैसे हैं। चलो भाई, एग्जाम्पल 4, बबलू है, बबली नहीं है, ठीक है। बबलू को मिली है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रॉम गवर्नमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 40 लाख। कितने में? 4 लाख में। यूजफुल लाइफ कितनी है? जनरल एंट्रीज पास करनी है, या तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या नॉमिनल पे। पहले नॉमिनल पे करते हैं। बिल्डिंग क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जी कैश क्रेडिट कितने से? 4 लाख से। अब यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट एज इट इज प्रोमिनेंटली नजर नहीं आएगी, इम्प्लिसिटली मौजूद होगी भाई, एक्सप्लिसिटली नजर, लेकिन इम्प्लिसिटली मौजूद है। इसलिए तो भाई पंजाब ये गवर्नर हाउस मुझे 4 लाख का मिल गया, हालांकि उस वक्त वैल्यू कितनी है? 40 लाख। अब इस बिल्डिंग को क्या करूँगा? डेप्रिशिएट करूँगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लाइफ कितनी है? 4 लाख डिवाइडेड बाय कितना बना जी? 80,000। ये कौन सा अंदाज अडॉप्ट किया है? नॉमिनल कॉस्ट। अब आ जाए फेयर वैल्यू पर। बिल्डिंग क्या करूं? डेबिट कितने से? 40 लाख से। कैश क्रेडिट कर दें 4 लाख से। डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दें 3 लाख 60 नहीं है गरीबों, ना गरीबो भाई 36 लाख। सारी मेरी ख्वाब तो बढ़ गया ना, फिर अब तो बढ़ गया भाई। आगे आओ। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना बना? 8 लाख। ये तो 8 लाख आ गया। अब जब 8 लाख का इंजेक्शन लगेगा तो आम इंजेक्शन थोड़ी होगा, वो जो गाय भैंस को लगता है, ये तो ऑनर को वो इंजेक्शन लग गया, बड़ी सी बोतल वाला इंजेक्शन ड्रिप के साथ लग गया। अब ये क्या मांगेगा? खुशी। चलो आओ खुशी दें। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दें और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दें। जी भाई कितनी थी? 36 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना बना? 7,20,000। भाई क्लियर हो गया? MCQ आया तो हैंडल कर लोगे इंशाल्लाह। चलो भाई, तो आज से पहले तक कौन सी ग्रांट मिल रही थी? मॉनिटरी। आज कौन सी ग्रांट ले रहा हूं? नॉन मॉनिटरी। फॉरगिवेबल लोन भी ग्रांट की एक शक्ल है, ना वो मॉनिटरी है ना वो नॉन मॉनिटरी है, वो तो लायबिलिटी की रिडक्शन है। किसकी रिडक्शन है? लायबिलिटी की रिडक्शन है। अब जरा ध्यान से सुनना भाई साहब, आजकल वैसे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन अभी भी पुराने लोग अगर हों और किसी रिश्तेदार की कोई दुकान हो
और हम उसके पास चले जाएं, पुराना बंदा होना चाहिए, तो वो हमें मार्केट से कम रेट पर गुड्स दे देगा, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में क्या कहती है कि हम तुम्हें लोन देंगे सब्सिडाइज्ड रेट पर। किस पर? सब्सिडाइज्ड रेट पर। मार्केट का रेट कुछ और होगा और हमें रेट कम मिलेगा। वो जो इंटरेस्ट के रेट में कमी है ये भी गवर्नमेंट ग्रांट की एक शक्ल है, लेकिन ये फॉरगिवेबल लोन नहीं है। फॉरगिवेबल लोन में प्रिंसिपल ही माफ हो जाता है। क्या कहा? लेकिन यहां क्या है? प्रिंसिपल माफ नहीं हो रहा है, पहले दिन से कम इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और जितना कम चार्ज होगा वो क्या है? वो गवर्नमेंट ग्रांट की एक शक्ल है। इसकी मेजरमेंट यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी मेजरमेंट आप करेंगे IFRS 9 FAR 2 में। लिखें, बुक पे लिखें जी। जी बेटा पूछें। भाई होमवर्क मैं करता हूँ, मैंने इधर भी बच्चे को कहा है, मैं करता हूँ आपके साथ डिस्कस। कहाँ पहुंचा था? बुक देना जरा। आई कैप की बुक है किसी के पास? आई कैप की बुक? ठीक है, अब आए जी। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहा है? The benefit of a government loan at below market rate of interest is treated as a government grant. The benefit of below market rate of interest shall be measured as the difference between cash receipt under the government loan and the initial carrying amount of the loan measured and recognized in accordance with। अब यहाँ पर हमें ये सॉरी टू से आई कैप हमें बाउंड कर देते हैं आप। अब यहाँ पर इस पॉइंट को इन करके हम IFRS 9 बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, और उसको पढ़ाए बगैर ये एडजस्टमेंट समझा नहीं सकते। अब टीचर यहाँ पर फंस जाता है। अगर कहीं किसी रेलिवेंट ऑफिसर तक ये वीडियो पहुँचे तो काइंडली इसको ज़रूर कंसिडर करें। द एंटिटी शैल कंसिडर द कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस दैट हैव बीन और मस्ट बी मेट व्हेन आइडेंटिफाइंग द कॉज फॉर विच द बेनिफिट्स ऑफ द लोन इज इंटेंडेड टू। अभी से भी ये याद रखें कि जितना इंटरेस्ट रेट में कमी हमें ऑफर की गई है वो गवर्नमेंट ग्रांट की एक शक्ल है। इसकी मेजरमेंट करते हैं कहाँ? IFRS 9 में। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि अगर कभी खुदा ना खासा बॉल जो है वो सिलेबस से बाहर जाए तो हमें पता हो कैसे हैंडल करना था। 1 जनवरी 23 MZ Limited received a loan under government support scheme whereby the loan of 1 lakh is provided at a markup rate of, whereas the market rate of interest for similar loan is 12%। अब मुझे बताएं कितनी सब्सिडी मिली मुझे? 7%। The loan is for immediate financial support and is repayable on 31/12/23। कितने साल का मिला? MZ Limited has determined the initial carrying amount of loan in accordance with IFRS 9। अब ये नहीं पूछना ये कैलकुलेशन कैसे होती है। एक छोटी सी एग्जांपल करवा रहा हूँ। कितना पैसा मिला? 1 लाख। उस पर कितना इंटरेस्ट है? कितना इंटरेस्ट है? लाख का 5% ले जी, 5,000। कितना हो गया टोटल? 1 लाख। 1,05,000 कब देना है? 31/12/23 में कहाँ खड़ा हूँ? तो कह सकता हूँ 1/1/23 T0 है। 1/1/23 T0 है। 31/12/23 T1 है। T1 में कितनी फिगर है? 1,05,000। इसे लेकर आऊँगा T0 टर्म्स में। 1,05,000 को मल्टीप्लाई करूँगा
डिस्काउंट फैक्टर से। किससे? और डिस्काउंट फैक्टर हमेशा मार्केट रेट पर आएगा। क्यों आएगा? IFRS 9 समझाएगा। अब 12% पे 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर लो, सब लें 12% पे 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर, बोले भाई, बोले 1,05,000 से मल्टीप्लाई कर दें 937। अब ध्यान से सुनना, इतना जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं सोचना। आज की शक्ल में कितना कैश मिला? 1 लाख। आज की शक्ल में कितना वापस करूँगा? ओ भाई यही तो समझा रहा हूँ। आज की शक्ल में कितना मिला? आज की शक्ल में कितना वापस करूँगा? ओ नहीं भाई, नहीं, फिर गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि QM पढ़ा था हमने फार्मूला याद करके कि कैलकुलेटर से क्या दबाऊंगा तो क्या आएगा। काश के उस वक़्त हम ध्यान से सुन लें कि भाई ये रेटालाइजेशन इंसान को ज़ाया करती है। अब दोबारा सुनो, 1,05,000 कब दूंगा? क्या ये आज की टर्म्स है? आज की टर्म्स तो ये है। अब बताओ 12% पे पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.8928 मल्टीप्लाई करें 9,750। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आज कितना लिया? आज की टर्म्स में कितना लिया? 1 लाख लिया। अब ये दो एक ही बात ही है। हम क्या कहते हैं, नहीं अंसारी पीछे हट यार, अब अगला जुमला बोलना है। मैंने पहले सुना करें मैं क्या बोल रहा हूँ। आज कितना लिया? आज की टर्म्स में कितना लिया? 1 लाख। 1 साल बाद कितना दूंगा? आज की शक्ल में कितना दूंगा? आज की शक्ल में कितना लिया? आज की शक्ल में कितना दूंगा? आज की शक्ल में मुझे फायदा हुआ या नुकसान? कितने का? 1 लाख में से माइनस कर दूंगा 93750। कितना? ये 6250 मेरा फायदा या नुकसान? ये फायदा मुझे किसने दिया? क्यों दिया? गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल में दिया। इसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। किस पर? सब्सिडाइज्ड लोन्स पर। किस पर? सब्सिडाइज्ड लोन्स पर। ये कैलकुलेशन कहाँ सिखाऊंगा? अभी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठानी थी कि वाकई अंसारी आज की टर्म्स में हमें फ़ायदा हो रहा है। आज हमने गवर्नमेंट से लेकर 1 लाख जेब में डाला है। आज की शक्ल में मैं देखूं भाई, आज की शक्ल में मैं देखूं तो गवर्नमेंट को कितना दूंगा आज की शक्ल में, और ले कितना रहा हूं? तो फिर आ ज्यादा रहे, जा कम रहे, कितना फायदा हो रहा है? ये है गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या है? गवर्नमेंट। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं आई है, IFRS 9 नहीं है। इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो, ताकि अगर MCQ आए तो वहाँ ये ना कह सको सर ने कैलकुलेशन नहीं बताई थी यार। ध्यान से कॉपी करें। पहले हेडिंग बनाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 250। फिर मैं एंट्री भी लिखवाऊंगा, पहले कैलकुलेशन करें। जी भाई, जी पूछिए। रीपेमेंट सिखाऊंगा बेटा, वेट करें। ध्यान से कॉपी करें। इसके बाद नीचे लिखें अकाउंटिंग एंट्री। इसके बाद लिखें अकाउंटिंग एंट्री। जी भाई हो गया कॉपी। अब लिखें अकाउंटिंग एंट्री। जी भाई कैश कितना आया आपके पास?
1 लाख आया भाई साहब, तो कैश को डेबिट कर दें 1 लाख से। अभी आपने अपना फ़ायदा कैलकुलेट किया है, तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी मिली आपको? जी भाई 6,200। तो आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है लोन की शक्ल में? लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, जी बोले 93,750। इस एंट्री की डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि IFRS 9 हमने नहीं किया हुआ। ये एंट्री इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका MCQ अगर आए तो एक भी 100 है FAR1 में। ये इंट्रो नहीं है, 2-4 MCQ गलत भी हो जाए तो हम पास तो हो ही जाएंगे। यहाँ तो 1 नंबर पे भी मेरे दोस्तों जो बच्चा फेल होता है आप उसका दर्द समझ सकते हो। और 49 पे वो ये नहीं कहते चल 1 ले ले या तू पास हो जा। शफकत महमूद साहब नहीं है ICAP में, ठीक है, कि पप्पू पास हो गया। यहाँ जो पप्पू पास होता है वो वाकई पास होता है। इसलिए तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में मार्क्स मैटर नहीं करते, पास फेल डिसाइड करता है। एक ज़्यादा वाला R2 में चला गया, खुदा ना खासा एक कम वाला R1 में रह गया। एक से डिसाइड होगा, एक से। एक भी 100 है भाई, एक भी 100 है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई उस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तक आपने ICAP का पंजा नहीं देखा, ICAP का पंजा नहीं देखा अभी तक। आप खेल तमाशे करते हो यार। PRC फड़का दिया था मैंने FR1, वो तो फड़काया। जब वो आपको फड़काएगा ना तो आपका दिल भी काबू में नहीं आएगा। शक्ल देख लें आप अपने हुरैरा की, हुरैरा दिखाए इनको अपना वजूद। ICAP का फड़का हुआ ऐसा होता है, ठीक है। नहीं सारे आप ताप नहीं ला सकेंगे अगले की बॉडी विंग्स की। आप यकीन करें, दीवार को हाथ मारे तो दीवार कांपती है और क्या कहती है, ये कौन मेरे ऊपर बैठा है, ठीक है, कि मुझे महसूस भी नहीं हो रहा है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो आपने हो रहा है कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उन पे नहीं जाना, बस उससे फैज़याब दूर दूर से हुआ करें। करीब जाएं तो करंट मारता ही है। चलो मेरे बच्चों खुश रहो। अब मैं आपको एक और पॉइंट सिखाने लगा हूँ। हेडिंग बनाए रीपेमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट। रीपेमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट, रीपेमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट की रीपेमेंट सिखा दी। अब हेडिंग बनाएं रीपेमेंट ऑफ, बोलें, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉट इन सिलेबस। मैं सीरियस हूँ ना भाई यार आप मजाक कर लो यार। और बच्चियों आपको भी गुस्सा चढ़ रहा है, हेडिंग बनवाई अंसारी नहीं है सिलेबस में, वैसे ही बता दे नॉट इन सिलेबस, ठीक है भाई, लिख लें भाई। रीपेमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट नॉट इन सिलेबस, नॉट इन ICAP बुक, नॉट इन ICAP बुक, बट इन रिवीजन क्लास, बट इन रिवीजन क्लास। हर वो चीज़ जो मुझे लगेगा ICAP की बुक में नहीं है, होनी चाहिए, तो मैं उसको टच कहाँ दे दूंगा? रिवीजन क्लास में, जिसे मैं मिक्स क्लास कहता हूँ। इसी तरह की बातों के लिए, ताकि अगर बहुत ही सिलेबस से बाहर जाए, अपनी बुक से भी बाहर चला जाए, तो हमें पता हो कि इसकी बुक के बाहर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलो अब मेरे दोस्तों, आप क्या करते हो? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो मेजर आइटम्स का डिस्क्लोजर बनाते हो। क्या बनाते हो? डिस्क्लोजर। ये सारा सिखा दिया अल्लाह के फजल से। आई जी, क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोजर। MCQ आ सकता है बेटा, और कोई 2-4 नंबर का कह भी सकता है, जरा डिस्क्लोजर बना दो। The following matters shall be disclosed. The accounting policy adopted for government grant, including the methods of presentation adopted in, बताना पड़ेगा कि मैंने गवर्नमेंट ग्रांट के लिए कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है। यानी गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में लिखने के लिए मैंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा होगा तो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हर साल कांस्टेंट अमाउंट पर रिकॉग्नाइज हो रही होगी,
और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने WDV मेथड अडॉप्ट किया तो जब एसेट WDV पर डेप्रिशिएट होगा तो गवर्नमेंट ग्रांट भी WDV मेथड से ही रिकॉग्नाइज हो रही होगी। कहाँ कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में, इंक्लूडिंग द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आपको पता है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के भी 2 मेथड्स हैं और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट से भी 2 मेथड है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, नेचर का मतलब क्यों मिली, रीजन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, और एक्सटेंट का मतलब कितनी अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज कर ली। एक्सटेंट का मतलब लिख लीजिए बुक पे, अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज कर ली। अगली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, एंड एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्रॉम विच द एंटिटी हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड। अभी जब मैंने स्कोप की बात की तो क्या कहा था, कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस ऐसी होती हैं जिनको फाइनेंशियल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, लेकिन हम उससे क्या उठा रहे होते हैं, फायदा उठा रहे होते हैं। इसलिए देखें, फायदे को नहीं कहा कि कितना फायदा लिया, क्या कहा है, एंड एन इंडिकेशन, बता दो कि आपके इस प्रपोजल ने, इस एडवाइस ने, इस कंसल्टेशन ने हमें ये फायदा दिया, इस एरिया में हमारे काम हुआ। मैंने पहले कहा था अकाउंटिंग पढ़ते हुए अज्यूम करना है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, वरना आप कहेंगे सर यहाँ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बंदे सही से बात भी नहीं करते, आप कह रहे हैं उन्होंने हमें कंसल्टेशन दी होगी। बेटा जैसे अवाम होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई हमें सपोर्ट करेगा। हम लाहौरियों को तो अल्लाह बचाए, हम तो रास्ता सही नहीं बताते। 90% हमारी वजह से लोग ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम रास्ता सही नहीं बताते, टाइम नहीं सही बताते, जान के गलत टाइम बताते हैं ताकि वो आराम से जाए और इसकी ट्रेन छूटे। लेकिन पाकिस्तान रेलवे भी हमारा है, जितना मर्जी लेट चले जाओ माशाल्लाह फिर भी हम ऑन टाइम होते हैं। ठीक है भाई, चले चलता रहेगा ऐसे। अनफुलफिल्ड कंडीशंस एंड अदर कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसीज के साथ लिखें IS 37 FAR 2। कॉन्टिंजेंसीज कहाँ सिखाऊंगा? कॉन्टिंजेंसी होती क्या है? एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका आउटकम किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के होने या ना होने पर डिपेंड करे। कॉन्टिंजेंट आइटम क्या होती है? जिसका आउटकम किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के होने या ना होने पर डिपेंड करे, उसे कहते हैं क्या? कॉन्टिंजेंट आइटम। R2 में आप देखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी होती है, कॉन्टिंजेंट एसेट भी होता है। लिख लें, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी होती है, कॉन्टिंजेंट एसेट भी होता है। कहाँ सिखाऊंगा? FAR 2 इंशाल्लाह जिंदगी रही IS 37 में। What do you mean by unfulfilled conditions? देखो भाई, 2 तरह की ग्रांट मिली थी। एक वो ग्रांट थी जिसकी कंडीशन हम पास्ट में मीट कर चुके, इसलिए एथिकली या लीगली हम बाउंड नहीं है उसके लिए कुछ करने पे। वो तो हमें माजी की किसी एफर्ट या किसी काम के बदले मिली है, इसलिए उसको इमीडिएटली इनकम बना लेते हैं। लेकिन जो ग्रांट हमें फ्यूचर एक्टिविटी से मिले, तो फिर अगर मैं मिड ऑफ द ग्रांट कहीं खड़ा हूँ तो कुछ कंडीशंस मीट हो चुकी और कुछ मीट होना बाकी हैं। जो मीट होना बाकी हैं वो क्या है? वो अनफुलफिल्ड कंडीशन। अच्छा, उन्हीं कंडीशंस के साथ कुछ कॉन्टिंजेंट आइटम जुड़ जाती हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इसका मतलब वो कौन सी आइटम है? वो कॉन्टिंजेंट आइटम है।
तो अनफुलफिल्ड कंडीशंस का लिंक बनता है कंटिंजेंट आइटम से, इसलिए अनफुलफिल्ड कंडीशन भी बतानी है, और जिन कंटिंजेंट आइटम पर वो जुड़ी हुई है किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट असिस्टेंस से रिलेटेड, वो भी आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस में बी सिग्निफिकेंट सो दैट डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर, extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statement may not be misleading. Significant, insignificant. Significant का दूसरा मतलब होता है मटीरियल, लिख लें। Significant का दूसरा मतलब होता है मटीरियल, और insignificant का मतलब इमटीरियल। अब एक बात अभी समझ लो, ऑटो में जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है डिस्क्लोजर। बात को समझना, बैलेंस शीट में कोई फिगर लिखी, वो एक फाइनल फिगर है, यूजर कंफ्यूज हो सकता है, आगे क्या बनाओगे, नोट बनाओगे, इसका ब्रेकअप उस नोट में आ रहा होगा, उस नोट में जाकर सब नोट आ रहे होंगे, सब नोट से नोट, नोट से बैलेंस शीट की फिगर। आपने इस ग्रैंड फिगर को रिकॉग्नाइज भी किया और इसका नोट भी बनाया, इसको डिस्क्लोज भी किया, इसको एनालाइज भी किया, क्योंकि नोट के 3 नाम है, नोट, डिस्क्लोजर और एनालिसिस। अब गौर से बात सुनना, सम टाइम किसी आइटम की इतनी वर्थ नहीं होती, वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ही नहीं करता, तो हम उसको इनिशियली मेजर भी नहीं करते। जब इनिशियली मेजर नहीं करते तो वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में भी नहीं आता। लेकिन अगर उस आइटम की ऑथेंटिकेशन, यूटिलिटी, स्पोर्टिवनेस इतनी हो कि उसको अगर हमने यूजर को ना बताया तो यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो फिर IAS 1, कौन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले लिखो IAS 1 क्या बताता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 1 क्या बताता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब IAS 1 क्या कहेगा, IAS 1 कहेगा अंसारी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ, नो सर। इनिशियली मेजर नहीं किया, नो सर। सब्सिक्वेंट मेजर नहीं किया, मैंने कहा सर आप पागल हो गए, जब इनिशियली मेजर ही नहीं किया, और इनिशियल मेजरमेंट भी नहीं आपको पूछनी चाहिए, क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं किया। अच्छा अंसारी लड़ते क्यों हो यार? अच्छा, क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए? हाँ सर, है तो जानदार चीज, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल ऐसा है कि अगर फ्यूचर में जाके इसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर लिया तो यह बैलेंस शीट की पोजीशन को ही चेंज कर देगा, यूजर की थिंकिंग को ही चेंज कर देगा। अब जरा देखना, गवर्नमेंट असिस्टेंस में बी सिग्निफिकेंट सो दैट डिस्क्लोजर ऑफ द nature, extent and duration of assistance is necessary in order that the financial statements may not be समझाना आपको ये था कि डिस्क्लोजर 2 तरह के होते हैं, सुन लेना, हर जगह फिर कंफ्यूज नहीं हो गया। एक डिस्क्लोजर वो होता है जो मेन आइटम के ब्रेकअप में तैयार होता है, एक डिस्क्लोजर वो होता है जिससे रिलेटेड आइटम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के आपको किसी पैराग्राफ में बताना पड़ेगा कि भाई ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो मीट ना कर सका,
ये इनिशियली मैयर तो ना हो सका, ये सब्सिक्वेंटली भी बैलेंस शीट डेट पर मैयर ना हो सका, लेकिन इसकी नेचर ये है, अमाउंट इतनी बनती है, इतनी ड्यूरेशन बनती है, और जिस दिन ये होगा उस दिन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब यूजर के पास सारी इंफॉर्मेशन चली गई, उसकी भी चली गई जो रिकॉग्नाइज हुआ, और आगे उसका डिस्क्लोजर बना, और उसकी भी चली गई जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ लेकिन उसका डिस्क्लोजर बना। तो लिख ले, डिस्क्लोजर का मतलब दो होते हैं। डिस्क्लोजर दो तरह के होते हैं, ऐसा कर ले, डिस्क्लोजर दो तरह के होते हैं। डिस्क्लोजर दो तरह के होते हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड आइटम्स। डिस्क्लोजर ऑफ, बोले, रिकॉग्नाइज्ड आइटम। जो आइटम रिकॉग्नाइज हो गई, जो आइटम्स बोले रिकॉग्नाइज हो गई, उनका डिस्क्लोजर, यानी उनकी डिटेल देना, रिकॉग्नाइज आइटम की डिटेल देना। तो इसके ओरिजिन हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में नज़र आएंगे? जी आएंगे, क्योंकि वहीं से तो सब नोट बना रहे होंगे, वहीं से तो नोट बना रहे होंगे। इनसे रिलेटेड फिगर इनकम स्टेटमेंट में भी नज़र आएगी, बैलेंस शीट में भी, या दोनों में, या दोनों में से एक में। दूसरा डिस्क्लोजर किसका होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड आइटम्स का। किसका? बोले, अनरिकॉग्नाइज्ड आइटम्स का। टू हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in their decision making, in their decision making। अब जरा बुक खोल के देखें कितने पास पेपर हैं। बुक खोल के देखें कितने पास पेपर हैं। नहीं 11। अब ये 6 पास पेपर आपका होमवर्क है। आपने ये पास पेपर ट्राई करने हैं। अभी सुनते जाएं, ओके बड़ी जल्दी आता है, अब सुनते जाएं, काम नहीं आता, ओके ही आता है बस। अब आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कहेंगे हाँ बताया था अंसारी ने, हाँ ये भी बताया था, ओए होए ये भी बताया था। और क्या नहीं करेंगे? लिखेंगे नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट के पास पेपर लिखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले बहुत कम हैं। एक ही था मेन सॉल्व करने वाला, वो मैंने आपके साथ कैलकुलेशन कर ली थी इंडस फार्मा के नाम से। बाकी ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ें, ज़रा पास पेपर पढ़ें ध्यान से, हर पास पेपर पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। 5 मिनट दे रहा हूँ, देखें ज़रा पास पेपर की रिक्वायरमेंट्स। ये नहीं होगा 2-2 पेज के सॉल्यूशंस तैयार हो रहे होंगे। डिस्कशन पूछी हुई है, जितनी मैंने डिस्कशन की है वो पूछी हुई है। अब मैं अगली क्लास में आपसे ये सॉल्यूशन लिखे हुए रजिस्टर पे देखूंगा, क्योंकि आई कैप के एग्जामिनर के कमेंट्स आ रहे हैं क्या कि बच्चा कैलकुलेशन कर जाता है, जब हम उसे कहते हैं एनालाइज करो, डिस्कस करो, डिफरेंशिएट करो, कंट्रास्ट करो, कमेंट करो, एवेल्युएट करो, तो बच्चा कहता है की करा। बच्चा कहता है की करा। इसलिए मेरे दोस्तों इस चैप्टर को हमने ऐसे तैयार करना है, और ट्रेंड बता रहा है कि वो इसमें से कैलकुलेशन कम पूछता है और नरेशन ज़्यादा पूछता है। अब इसका तरीका क्या होगा? राइस की बुक का पहले पेज से पढ़ना शुरू करना है, पढ़ते पढ़ते आखिरी पेज तक जाना है, फिर जितने लेक्चर इस चैप्टर पे मैंने लगाए हैं उनको रजिस्टर से रिवाइज करना है, उसके बाद पास पेपर सामने रख लेना है और स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। एक लाइन, एक नंबर के लिए 1.75 रेलिवेंट लाइंस एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनली प्रोफेशनल स्टडीज़ में। एक नंबर के लिए 1.75। आप लोग क्या करते हैं? लिखते चले जाते हो, रुकते ही नहीं, और किसी क्वेश्चन में लिखना ही नहीं शुरू करते,
और फिर आके क्या कहते हो, अंसारी साहब आज तो फड़का है आपका शागिर्द, एक ही क्वेश्चन आता था 3 घंटे उसे ही लिखता था। तो ऐसे ही नहीं करना बेटा। कितनी लाइंस, कितने मार्क्स के लिए? अच्छा, अब बच्चा क्या करता है, वो क्वेश्चन पढ़ता है, आगे सॉल्यूशन पढ़ता है, जैसे नेवर माइंड करेंगी और क्या कहेंगी, हाँ साईं साहब सॉल्यूशन आपने सही बनाए हुए। ये रॉन्ग अप्रोच है बेटा, ये सही अप्रोच नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बराबर प्रॉपर 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। अदरवाइज मैंने पर क्वेश्चन आपसे मंडे को फाइन ले लेना है और मैंने लिहाज बिल्कुल नहीं करना। बाद में आपने नहीं कहना अंसारी पैसे कमाने के ये ज़रिए भी बनाए हुए हैं, या बच्चियाँ कहें जी दही भल्ले अगर ऐसे ही खिलाने थे तो हम खुद ही खा लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।